Good morning, class 9th. Let's continue our chapter. On the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the Menor क्या है actually? I'll show you here in this box side given it is. Menor means a state consisting of the lords, lands and his mansion. Okay, so lords of the Menor had hired bands of brigands. Brigands means Daku, who were on their way to destroy the ripe crops. Means band of brigands were trying to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chittogs. Frenzy means mad behavior. So, caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks. These hoes and pitchforks both are the agricultural tool and attacked chitto. Chitto is actually, here it is given in the side, castle or stately residence belonging to a king or a nobleman. Means जो गांव में कोई किंग या कोई नोबेलमैन के जो रेजिडेंस बने हुए होते हैं, है ना, तो वहां पे उन्होंने हमला कर दिया. Chittogs means castle. Okay. They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. उन्होंने सारा जो भी ग्रेन्स था जो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने उसको लूट लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए जो कि मेनोरियल ड्यूज से रिलेटेड थे. मीन्स जागीरदारों को जो लगान देना था. ओके, लगान एक मूवी आई थी चिल्ड्रन. सो विलेजर्स यूज्ड टू गिव देयर ड्यूज in the form of agricultural crop or something. So they all burnt all the documents. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. और बहुत सारे जो नोबलमैन थे वो अपनी अपनी जो जागीरें थी उनके घर थे वो छोड़ के भाग गए और बहुतों ने जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पे जाके माइग्रेट हो गए. मीन्स वहां पे जाके सेटल डाउन हो गए. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. अब लुई 16 के रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन थे? मीन्स जो भी उसकी विद्रोही जो प्रजा थी. ओके, सो ही फाइनली गेव रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली और उसने ये प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चेक होंगी, है ना, उस पे उस कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट होगा. अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Decree means आज्ञा पत्र. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली थी उसने एक डिक्री पास की. डिक्री मीन्स आज्ञा पत्र, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए. और जो टैक्सेस वो उसने लगाए थे जो थर्ड एस्टेट पे वो अबॉलिश करने यानी कि खत्म करने के लिए. मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस और उनके भी प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए उनको फोर्स किया गया. टाइट्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड. और जो टाइट जो टैक्स था वो भी अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया. और जो चर्च जो लैंड ऑक्यूपाई कर रखी थी वो भी सीज हो गई. अब कन्फिस्केटेड मीन सीज. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज. और इस तरह से जो न्यू गवर्नमेंट थी उसके हाथ में 2 बिलियन लिवरे की एसेट्स गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, उसके हाथ में आ गई थी. On this page, one map is given, children. This map is very important from examination point of view also. So please now have a look at this map. Here all the areas shown in the green color, these are the regions which were not affected by the Great Fear. Great Fear जो peasants में फैला था यहाँ पे. Okay, that जो bands of brigands थे, means जो डाकुओं के जो bands थे वो उनकी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप थी उसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे. तो ये वाला जो फियर था, ये ग्रीन एरियाज जो शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये उस फियर से अफेक्टेड नहीं थे. बट जो
एरियाज ऑफ एग्रेरियन रिवॉल्ट अर्ली 1789 मीन्स जो पिंक जो कलर में जो शो एरियाज हैं, यहाँ पे ये शो रहा है कि ये जो 1789 की जो बिगनिंग में जो एग्रेरियन मीन्स जो रिवॉल्ट जो शुरू हुआ था उसके एरियाज हैं जहाँ पे की शुरुआत हुई थी. ओके, this dot and circle around it, this third number here in means these are showing the epicenters of main panic movements means जहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैनिक में थे ये वाले एरियाज, ये एपिसेंटर्स थे. मीन्स यहाँ से शुरुआत, ये सबसे ज्यादा शुरुआत हुई थी यहाँ से. जैसे एपिसेंटर, अगर कोई अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में एपिसेंटर होता है ना, जहाँ से मेन बिंदु होता है, मेन जो सेंटर होता है जहाँ से कि अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो ये पैनिक के एरियाज थे जहाँ से पैनिक जनरेट हुआ था. एंड दीज एरो लाइंस आर शोइंग दैट स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर इन these directions and in these states. This map also you have to paste in your copies. Okay. Now next page given, this France became a constitutional monarchy. मीन्स मोनार्की तो थी, किंग्स रूल तो था वहाँ पे किंग का, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लिमिट हो गया था. कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर चेक था, ठीक है, कंट्रोल था. मीन्स द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द monarch. These powers, instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions like the legislature, executive and the judiciary. And this made France a constitutional monarchy. So here also this new political system, this picture is given children. This legislature, executive and judiciary. Children, in our country also this judiciary shows this Supreme Court. Okay, executive means prime minister, here also executive king and his ministers, king's ministers. So here also in our country prime minister and his ministers, and here legislature means parliament. Okay, now how they all are elected. Now let us start from this bottom. See, all the active citizens were entitled to vote. Now means they categorized citizens also into two parts, active citizen and passive citizen. Active citizen who had the right to vote, and passive citizen means women, children and youth below 25 years of age. They had not right to vote, so they were in passive citizens. And those who were entitled to vote, about 4 millions of a population of 28 million, means 4 million people were entitled to vote. So they voted, and they voted for a group of electors who in turn choose an assembly. हमारे यहाँ पे भी असेंबली मीन्स जो पार्लियामेंट होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है. ओके, सो हियर ऑल्सो electors means 50,000 men they used to vote to the members of नेशनल असेंबली. ठीक है, और नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट होता था. हमारे यहाँ पे भी अगर कोई लॉ बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो उसको पार्लियामेंट ही पास करती है. ठीक है, अब इस लेजिस्लेचर का कंट्रोल था किंग पे भी और इसका कंट्रोल था मिनिस्टर पे भी. ओके, बट किंग को वीटो पावर थी. अभी वीटो पावर क्या है? वीटो पावर मीन्स द पावर और अ राइट which was in the hands of the king to cancel or to postpone that decision which was taken by the legislature. Okay, or means which was taken by the national assembly. तो वीटो पावर थी, तो वो एक राइट तो था ही, एक वोट से किसी भी डिसीजन को वो पोस्टपोन कर सकता था या कैंसिल कर सकता था. बट हाँ, पहले के कंपैरिजन में किंग पे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था नेशनल असेंबली का. Now, the constitution began with the declaration of the rights of man and citizen. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मैन और सिटीजन्स के राइट्स के डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ. ओके, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and
inalienable. Inalienable का meaning होता है non-transferable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. All these rights now were declared for men and citizens of the France. Okay, so all these rights, in fact, India also has opted from the constitution of France only, and it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. Okay, students, for today we end our discussion. Tomorrow we'll continue the same. Till then, goodbye.